गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो पिछले लेक्चर में जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन देखे थे, उसी के बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ आज हम लोग देखेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वहां से 2018 में प्रश्न भी पूछे गए हैं और वो प्रश्न क्या है उसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आज हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ। यदि पिछला लेक्चर आप देखे हैं तो उसमें मैं दो इक्वेशन को इंडिकेट किया था और उसी दो इक्वेशन से हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। जैसा कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि कोई अभिक्रिया ए से बी है तो आपका जो रेट इक्वेशन है वो क्या कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम इसी का हमें प्लॉटिंग करना है। ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो R इज इक्वल टू के। हम यहां पे R लिखे हैं, आप A भी लिख सकते हैं। चलिए, हम लोग पिछले जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में यहां पे A ही लिखे थे तो मैं A ही लिख देता हूं। अब यहां पर चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? Those reaction the rate of equation does not depend on the concentration of reactant. The rate of reaction does not depend on the concentration of reactant, यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। इसलिए यहां पर ये वैल्यू कितना हो गया? 0। और इस प्रकार देखें तो R इज इक्वल टू के इंटू 1 और ये मान आ जाता है R इज इक्वल टू के। ये क्या दर्शाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, अभिक्रिया के सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट होता है, वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और इसका जब हम लोग प्लॉटिंग करें और ये आपका हो गया दर, यानी कि R को इंडिकेट कर रहा है, रेट को, और ये हो गया सांद्रता यानी कि A। तो रेट क्या है? क्या सांद्रता पे निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। यहां पे आप देख रहे हैं तो रेट जो है ये स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट कर रहा है, ये सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा है, चाहे सांद्रता बढ़े या घटे, रेट जो है हमेशा कांस्टेंट है। तो रेट और कंसंट्रेशन, दर और सांद्रता के बीच का जो ग्राफ होता है किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो स्ट्रेट लाइन होता है। कोई दिक्कत बच्चों? और ये न हम इसको धनात्मक दर्शा सकते हैं और न ही ऋणात्मक दर्शा सकते हैं। ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं R इक्वल टू के, कांस्टेंट है। आप इस प्रकार से ग्राफ करेंगे यानी कि वो घटेगा, और ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो भी वो इंडिकेट कर रहा है कि बढ़ेगा, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए इस प्रकार का ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट कर लेना। दूसरा, यदि हम ग्राफ देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो वो कुछ इस प्रकार से है। देखें, दूसरा जो है, आप शून्य कोटि की अभिक्रिया का जब हम लास्ट व्यंजक प्राप्त किए थे तो वो कुछ इस प्रकार से था। AT यानी कि T समय पर A का आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार था। A इज गिव्स दैट B, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बना था वो था AT यानी कि T समय बाद A का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट। आप देखिएगा पिछला जो लेक्चर है
इसी इक्वेशन को बस एक स्टेप हम आगे किए थे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो ये माइनस हो गया था, ये प्लस हो गया था, ये माइनस हो गया था, फिर इसको इधर लाए थे, तो प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता अब बटे में समय हो गया था। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? यदि थोड़ा भी दिक्कत लगे तो पिछला लेक्चर आप लोग एक बार फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब आपका जो प्लॉटिंग बनाना है, ग्राफ बनाना है, उसका इक्वेशन क्या है, लाइन इक्वेशन, वो y इज इक्वल टू mx प्लस c है। ये लाइन इक्वेशन है। तो y और x आप जब भी प्लॉटिंग बनाते हैं तो ये एक्सिस y है और ये x है। क्लियर है बच्चों? तो ये y किसको इंडिकेट कर रहा है? AT को, यानी कि सांद्रता को। ये क्या हो गया? सांद्रता। अब सांद्रता बोर्ड में किस प्रकार इंडिकेट कर रहा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और C यानी कि जो आपका जब प्लॉटिंग बनाएंगे, अभी हम उसको देखेंगे कि कितना जो फाइनल कंसंट्रेशन, जो प्रारंभिक जो बिंदु है वो कितना है, वो C इंडिकेट करता है। X किसको दर्शा रहा है? T को। तो यानी कि यहां पर जो हम लेंगे वो क्या लेंगे? समय, यानी कि T। और M दर्शा रहा है जो आप प्लॉट खींचने वाले हैं, यानी कि आपका K। ये जो कांस्टेंट मान है, ये किस प्रकार ये सांद्रता और समय के बीच के प्लॉटिंग दर्शा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक मान है, और ऋणात्मक, देखिए धनात्मक मान जो जाता है इस प्रकार से, यानी कि शून्य से ऊपर की ओर बढ़ेगा। यदि ऋणात्मक है तो ये इस प्रकार, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि मान घटता हुआ दर्शाएगा। तो के का जो प्लॉटिंग है वो माइनस को दर्शा रहा है, और प्रारंभिक बिंदु कितना है? A0। यदि मान लीजिए कि यहां से यहां तक आपका A0 है, ये नॉट, तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर। ये माइनस के ऋणात्मक ढाल को दर्शा रहा है, यानी ढलान को दर्शा रहा है, और ये समय के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहां ये जो प्रारंभिक जो मान ऊपर लिया गया है, ये कौन सा इंडिकेट कर रहा है? C को, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है A0 को, यहां से यहां तक को। तो आपको दो ग्राफ अभी मिला। ये तो इससे ग्राफ बना, और जो पहला बना था वो कुछ इस प्रकार से था, ये दर और ये सांद्रता, और इस प्रकार से था। तो बच्चों अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2018 का है कि शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया दर्शाता है। ऑप्शन दिया गया था T इस प्रकार से, बी ऑप्शन था सी ऑप्शन था और डी ऑप्शन था इस प्रकार से था। अब देखिए यहां पर टी तो पता चल रहा है कि सांद्रता है, सॉरी टी तो पता चल रहा है कि समय है, और ए क्या है? सांद्रता है। ए सांद्रता है और टी समय है। तो सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ कौन सा है? ये वाला। यानी कि आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी। लेकिन एग्जाम में अभी तो आपके सामने है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। नहीं तो आपके इन दोनों पॉइंट पे, क्योंकि दोनों ग्राफ समझ लिए, दोनों पर कंफ्यूजन होगा कि बी होगा तो बी होगा कि सी होगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि किसके किसके बीच ग्राफ लिया गया। ये तब होगा जब दर और सांद्रता के बीच ग्राफ लिया जाए। आप ध्यान रखना, इसका तो आंसर आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, सी। लेकिन जब अगली बार एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो हो सकता है कि यह भी क्वेश्चन रिपीट कर दे, लेकिन यह भी हो सकता है कि क्वेश्चन सेम ऐसे ही करके बस यहां पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसको चेंज कर दे। यहां पे दर और यहां पे सांद्रता, दर सांद्रता, दर सांद्रता, दर सांद्रता कर दे। तो उस स्थिति में क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप ये भी क्वेश्चन लिख लेना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, संभावित प्रश्न में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा 1 नंबर। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर कर दीजिएगा संभावित करके बस यहां पर चेंज कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा दर और ये सांद्रता, दर और सांद्रता, और ये भी दर सांद्रता। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शून्य कोटि के लिए, बी ऑप्शन। तो ये था बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का डेरिवेशन। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो डेरिवेशन है वो क्या है, इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया देख लेते हैं और उसका व्यंजक देख लेते हैं। आपको पता है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, उसी पर इसका डिफिनीशन भी आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि दर समीकरण में आप जानते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, कि दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रता के घातांकों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, जिसके सांद्रता के घातांकों का योग 1 हो, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो उसी को थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के रूप में मैं दर्शाया हूं कि वह अभिक्रिया जिसके लिए दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रता के घातांकों का योग 1 होता है, यानी कि 1 होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका हम लोग व्यंजक देखते हैं। व्यंजक को समझने के लिए आप प्रथम जीरो ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से जानते हैं। अधिकांशतः जो पूर्णतः जो कंसेप्ट है बच्चों वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन होगा क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ए का वैल्यू उसमें आ जाएगा। उसका हम जब उसका घातांक हम 1 करेंगे, स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, लेकिन जो प्रोसेस है उसकी जो प्रक्रिया है वही रहेगा। तो चलिए हम लोग मेन जो पॉइंट समझना है उसकी तरफ। यदि एक रिएक्शन है ए से बी, यदि हम t=0 समय पर देखते हैं और यहां पे मानते हैं कि यहां पर इसकी जो सांद्रता है, हम थोड़ा सा डिफरेंस अलग मान कर रहे हैं जीरो ऑर्डर से, इसलिए कि जिस प्रकार से आपके एनसीईआरटी बुक जो पैटर्न चला है उसके आधार पे, तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल ए। चूंकि t क्या है 0, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे प्रोडक्ट नहीं बना रहेगा। यही हम यदि t समय बाद कर दें, इसको हम स्मॉल ए ले लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं t समय बाद, t समय बाद यानी t समय पश्चात। तो आप यहां पर ध्यान देना, t समय बाद चूंकि यह कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने वाला है, तो जो प्रोडक्ट है मान लीजिए कि कुछ a का परसेंटेज b में बदला है और वो मैं मान लेता हूं कि x भाग जो है वो b में बदला है, तो a कितना बचा है, a माइनस x बचा। आप ध्यान देना, पहले मैं इसको लिखा, अक्सर यहीं पे गलती करते हैं बच्चों,
यहां पे अभी तो ये 0 है, लेकिन फिर से आप ध्यान दें, t समय बाद जो प्रोडक्ट है मैंने मान लिया कि ये कितना बना, x, तो ये कितना बचा, ये बच जाएगा अब a माइनस एक्स। क्लियर है? अब हम लोग दर समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो दर समीकरण क्या कहता है बच्चों? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर एन, यही है ना? अब देखिए, हम आर का यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे। आर का फॉर्मूला हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस ए माइनस एक्स अपॉन डी टी रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? और इसको रखेंगे तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि टी समय बाद ही, टी टाइम पर हम लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट इसको नहीं लेना है। आप इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। तो ये भी लेंगे तो भी आप वही रिजल्ट पाएंगे, और ये भी अगर लेते हैं तो वही रिजल्ट पाएंगे। बस थोड़ा सा इसको लेने पर एक दो स्टेप और वो लॉन्ग हो जाएगा। हम प्रोडक्ट को ही लेकर चलते हैं। ऐसे क्या इससे क्या होगा कि आपका ऋणात्मक चिन्ह भी नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आर का मान ले लेते हैं dx अपॉन dt। dx t समय बाद, चूंकि t पर देख रहे हैं तो t समय बाद जो प्रोडक्ट है हम कितना है, x है, तो dx अपॉन dt। आप इससे भी ले सकते हैं, लेकिन इसको हल करने पर चूंकि ये चर मान होगा और ये भी समाप्त हो जाएगा, और माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका वैल्यू यही आएगा। निश्चित है बच्चों, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। यदि आप कहेंगे तो मैं उस पर भी कर दूंगा, इसको भी लेकर आप, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में हो और एग्जाम में आसानी से हो जाए, इसलिए मैं प्रोडक्ट को लेकर किया हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दें। ये अब के और ए का कंसंट्रेशन यदि देखें तो टी समय बाद क्या है, ए माइनस एक्स है ना बच्चों? ए माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों? चूंकि इसका पावर कितना हो जाएगा, 1, यही हो जाएगा ना? तो x और x एक जाति का है, हम क्यों ना इसको इधर ले लें। यहां पर 1 क्यों लिए, यहां पे आप लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि के लिए n इज इक्वल टू 1 है। मैं a माइनस एक्स कहां से लिया, ये वाला पॉइंट, चूंकि यहां पे है a का कंसंट्रेशन, और इसको ही क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये t बराबर 0 पे है। हमें किस पर लेना है, t समय बाद वाले पर लेना है, क्योंकि ये t हम टाइम लिए हैं। अब देखिए, ये एक तरफ ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। आप ध्यान दें, पिछले जैसा ही ये बनता गया है, सेम प्रोसेस किए हैं। वहां भी आया था da अपॉन dt, फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए थे। चूंकि यहां पे घात 0 हो गया था तो इसका टेंशन नहीं था, लेकिन इसमें वहां पर 1 है, इसलिए ये रह गया। अगला प्रोसेस क्या करना है, आपको स्वयं ये माइंड में आया होगा कि अब आगे क्या करना है। अब इस d को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों को समाकलन करना है। क्यों करना है, क्योंकि d को हटाना है, और आपको पता है कि अवकलन गुने समाकलन बराबर 1 होता है। पिछले लेक्चर में हम उस पर डिस्कस किए थे। तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा, समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू
के बाहर हो जाएगा, चूंकि ये कांस्टेंट मान है, समानुपाती नियतांक है डी टी। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर एक फॉर्मूला आएगा, चूंकि समाकलन अभी घबराइएगा नहीं, अवकलन अभी आप लोगों का मैथ में चल रहा है, लेकिन जैसे ही समाकलन स्टार्ट होगा आपको फर्स्ट सेकंड या थोड़ा सा आगे जाने पर ये डायरेक्टली फार्मूला के रूप में आएगा और ये लॉग में चेंज हो जाता है। अब लॉग में चेंज क्या होता है उसी को समझना है। यहां पे डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों, आप इससे घबराइएगा नहीं। ये जैसे ही समाकलन पढ़ेंगे वहां पे ये फार्मूला आएगा। ये लॉग में चेंज होता है, लॉग बेस ई में, लॉग बेस 10 में नहीं, लॉग बेस ई में चेंज होता है। और लॉग बेस ई को हम लोग ln से दर्शाते हैं, ln a माइनस एक्स, dx के रिस्पेक्ट में दिया जाए तो a माइनस एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब चूंकि यहां पर माइनस साइन है तो यहां पर जो साइन होता है, ध्यान रखना, यहां पर यदि साइन जो है वो लॉग के पहले आ जाता है, ये आपका डायरेक्टली फार्मूला है। यदि यहां पे प्लस होता तो हम यहां पे प्लस रखते हैं। आप फार्मूला आगे पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा। और मैथ्स में जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये फार्मूला कैसे आया है, क्या चीज है, आपको इसका डेरिवेशन कराया जाएगा मैथ्स में। तो माइनस ln a माइनस एक्स, ये माइनस चिन्ह इस पे डिपेंड करेगा। अगर यहां पे मान लीजिए कि प्लस रहता तो यहां पर भी प्लस रहता, चूंकि ऐसा नहीं है, यहां पर माइनस है, इसीलिए यहां पर क्या आया है, माइनस। अब ये क्या है गया, के और समाकलन गुने अवकलन, आप जानते हैं क्या होता है, 1, तो बचा क्या, टी, के टी, और समाकलन नियतांक यहां पर आ जाएगा। समाकलन नियतांक क्या होगा, सी। क्यों समाकलन नियतांक आया, क्योंकि यह एक अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन नहीं है। ये सभी पॉइंट मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिखते हुए कर दिया हूं। अब अगला प्रोसेस क्या इसका करना है, आप लोग को ध्यान होगा कि ये तो आपका समीकरण प्राप्त हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। क्लियर है बच्चों? अब समीकरण 1 में t बराबर, जैसा कि उसमें भी हम लोग ये समीकरण, इसके स्थान पे हमारा क्या प्राप्त हुआ था, थोड़ा सा ध्यान दें। पिछला वाला हमारा प्राप्त हुआ था at जीरो ऑर्डर में, at इज इक्वल टू kt प्लस c, और c के मान प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था, t इज इक्वल टू 0 और at इज इक्वल टू जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको मैं रखा था। ठीक उसी प्रकार यहां भी मैं थोड़ा सा ये पॉइंट समझाने के लिए यहां पे लिख दे रहा हूं। आपका समीकरण क्या था, a इंटू ए पर a से b में बदल रहा है। ये जब t बराबर 0 है तो इसको हम लिए थे a और ये था 0, और यही t समय बाद क्या था, इसको x लिए थे और ये हो गया था a माइनस एक्स। तो हम यहां पर करेंगे, जिस इसकी उपयोगिता आएगी इसलिए मैं इसको लिख दिया। समीकरण 1 में t इज इक्वल टू 0, जैसा कि मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था, t इज इक्वल टू 0 तथा जब t इज इक्वल टू 0 लिए तो a माइनस एक्स के जगह पे, जैसे कि जीरो ऑर्डर में आप देखे थे कि at के स्थान पे a नॉट में रखा था, उसी प्रकार a माइनस एक्स, t समय बाद तो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, a, तथा a माइनस एक्स के स्थान पर a मान रखने पर आप समझ रहे हैं बच्चों, t का मान मैं 0 रखा, ये वाला पॉइंट, तो a माइनस एक्स के स्थान पे क्या लेना पड़ेगा, a लेना पड़ेगा, इसलिए मैं ये किया। जैसा कि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी यही प्रोसेस किए थे, बस थोड़ा बहुत इसको भी बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे तो आपके एग्जाम में हर एक साल गैप करके पूछा गया है,
यदि किसी भी पॉइंट पर आपको कंफ्यूजन होगा तो व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर पूछिएगा या कॉल भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 क्या है, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो माइनस ln a माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी, यानी कि ये तो वैल्यू 0 हो गया, c बराबर क्या आ गया, माइनस ln a इज इक्वल टू सी। ये प्राप्त हुआ। अब c का 0 ऑर्डर में जैसा किए थे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, माइनस ln a माइनस एक्स प्लस के टी प्लस सी, यही है बच्चों, हम मान रखते हैं। माइनस ln a माइनस एक्स, सॉरी यहां पर क्या है, बराबर है, बराबर के टी, और ये क्या है, माइनस ln a। अब देखिए, ये एक जाति का है, इसको हम इधर ले लेते हैं, कोई समस्या? चलिए अब यहां पर देख लेते हैं, ये सब नोट करते जाइएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मैं इस साइड ले रहा हूं, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी। क्लियर है बच्चों? यहां पर एक फॉर्मूला आता है, चूंकि log a माइनस log b बराबर क्या होगा, log a बटे में b। ये फॉर्मूला शायद आप लोग जानते होंगे, हो सकता है इधर न दिख रहा हो तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, चूंकि log a माइनस log b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो माइनस में है वो बटे में आ जाता है, तो ये क्या होगा, log a बटे में b। आप देख रहे हैं कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, ln log ही है। आप जानते हैं कि log 10 बेस होता है, यदि log e रहे तो इसी को कहते हैं ln, और ln होने पर क्या होता है, वो log में log 10 बेस चेंज में करने पर वहां भी एक फार्मूला आता है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ln a अपॉन ln, तो जैसे ये फार्मूला पर गौर करें, log a माइनस log b है, ln a माइनस एक्स का है, तो b के जगह पर ये है, ये क्या हो गया b, और ये क्या हो गया a, तो a हो गया, और b के जगह पे है a माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों? तो बराबर के टी, तो k बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए k बराबर 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर है? अगर कोई भी दिक्कत होगा बच्चों, आप बेहिचक पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी कंफ्यूजन लगे आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, यदि फिर भी दिक्कत लगे तो आप जरूर पूछिएगा। अब यहां पर आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो वहां भी ln आया था, आपको पता है यहां पे फॉर्मूला ln x इज इक्वल टू क्या होता है। ln x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2.303 log x। अब देखिए ln के जगह पर तो ये है और x के जगह पर ये पॉइंट है, यही है ना। तो अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी
2.303 log x के जगह पे क्या है, a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपका आ गया प्रथम अभिक्रिया के लिए जो k का मान है, जो हम लोग प्राप्त करते थे, पिछला जो प्राप्त किए थे उसी पर है k का। अब इसको लैंग्वेज के रूप में कहें तो ये क्या हो जाएगा, लैंग्वेज के रूप में। अब देखिए k क्या है, k यानी कि जो दर नियतांक है, दर नियतांक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बदलता है ना, दर नियतांक बराबर 1 बटे में ये क्या है, समय, समय इंटू 2.303 log प्रारंभिक सांद्रता बटे में अंतिम सांद्रता। अगर लैंग्वेज में कहा जाए, लैंग्वेज में लिख देने पर थोड़ा सा ये होता है कि आपको याद करने में आसानी होता है, आप उसको समझ सकते हैं, आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए तो भी उसको कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि अर्ध आयु क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, आप उसको कहां कहां पे डिफरेंस है ये भी आप केयर कीजिएगा कि कहां कहां पे। फर्स्ट तो डिफरेंस शुरुआत में ही हो गया है कि वहां पर जो सांद्रता का पावर 0 था तो सांद्रता खत्म हो गया था, इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया था। यहां पे सांद्रता का पावर 1 हो जा रहा है, चूंकि प्रोडक्ट भी बन रहा है तो वहां पे a माइनस एक्स लेना पड़ा। और एक फार्मूला जो आया इसको आपको ध्यान रखना है, जो ln आया है, जहां से ln आया है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x अपॉन a माइनस एक्स, वो वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अर्धायु। अगर चलिए अर्धायु को भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु देख लेते हैं। जैसा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते समय भी अर्धायु का मैं डिफिनीशन लिखवाया था, मैं लिखा नहीं था लेकिन बोल दिया था, वही चीज यहां भी दर्शा दिया गया है कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, वह अभिक्रिया का अर्धायु कहलाता है। अर्धायु को कैसे इंडिकेट करते थे, T/2 से। बच्चों प्लीज आप लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो डेरिवेशन है और अर्धायु जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप 2 से 3 बार जरूर कीजिएगा बच्चों। मैं आप ही लोग के लिए कह रहा हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, पिछले साल का भी होगा क्वेश्चन बैंक, तो भी देखिएगा हर एक साल गैप करके इसका डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स में पूछा गया है, कभी कभी लगातार भी पूछा गया है। अर्ध आयु से भी लघुतरीय प्रश्न पूछा गया है और इस टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछा है। इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूं कि आप 1 से 2 बार 3 बार जरूर कीजिए, और जहां भी कंफ्यूजन लगे, जहां भी आपको दिक्कत लगे, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, कहीं भी दिक्कत लगे। लेकिन आप इसको प्लीज बच्चों जरूर कीजिएगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आप निर्भर नहीं करता है पॉइंट पर ध्यान दें, क्योंकि यदि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखें तो वो क्या था कि सिद्ध करे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु सांद्रता पर निर्भर करता है। और हमारा लास्ट जो फार्मूला आया था कुछ इस प्रकार था, अर्धायु काल, अर्धायु बराबर प्रारंभिक A की सांद्रता अपॉन 2K, और इस पर हम लोग एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी किए थे। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ये कह रहा है कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए देखते हैं कि सांद्रता पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा।
हमारा इक्वेशन है जो अभी हम लोग प्राप्त किए हैं वो है k इज इक्वल टू 1/t 2.303 log a माइनस x। अब देखिए हमें अर्धआयु प्राप्त करने के लिए क्या करना था, आपको ध्यान होगा पिछला में भी कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं करना है, जैसा आप जीरो ऑर्डर का किए थे सेम उसी प्रकार से कीजिए। समीकरण में t इज इक्वल टू 0, सॉरी t इज इक्वल टू समय कितना लेते हैं, हाफ लाइफ है, अर्धआयु है, t बराबर t/2। आपको मैं बताया था कि t/2 से किसको दर्शाते हैं, अर्धआयु को, और उसको कटाना नहीं है क्योंकि इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है, या t इस प्रकार से भी, तथा जो अंतिम सांद्रता है, जो हाफ समय बाद ये कितना बचा, तथा a माइनस एक्स बराबर a/2, क्योंकि उसमें भी ध्यान रखिए at बराबर a0/2 रख रहे थे, यानी कि जो अंतिम t समय बाद जो सांद्रता है, t जब रखे थे तो a माइनस एक्स था, t अब इसी से इंडिकेट देखिए ना, t बराबर जब t लेते थे तो अंतिम सांद्रता क्या था हमारा, a माइनस एक्स। जब t/2 करेंगे तो हमारा सांद्रता कितना रखना है, a/2 मान रखने पर। बहुत सिंपल, ये हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t/2। इस 2 को ध्यान रखना है, कटाना नहीं है, कभी नहीं कटाना है, क्योंकि यही तो इंडिकेट करेगा अर्धआयु। 2.303 log a माइनस एक्स के जगह पे क्या रखे, a/2 हो जाएगा बच्चों, 2 ऊपर चला जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t/2 2.303 log a इंटू 2 ऊपर चला गया, बटे में a, देखिए a कट गया, तो अब बचा क्या, k इज इक्वल टू k क्या, अच्छा हम t/2 चाहे चलिए अभी रहने देते हैं, k इज इक्वल टू 1/t/2 2.303 log 2, यही आ जाएगा। अब यहां पर देख लें, अब log 2 का मान आपको ध्यान रखना है कि log 2 का मान कितना होता है। चूंकि log 2 बराबर 0.301, यही मान वहां पे रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t/2 2.303 इंटू 0.301, यानी कि k इज इक्वल टू, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा 0.693 बटे में t/2। t/2 क्या है, अर्धआयु काल है, आप 2 कटाने मत लगना, तो ये क्या हो जाएगा, t/2 इज इक्वल टू 0.693/2। ये था प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु। t/2 क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, जहां t/2 क्या है, अर्ध आयु, सॉरी यहां पर 2 नहीं, ये k यहां पे आ जाएगा, k। बच्चों ध्यान देना कि ये तो आप देख रहे हैं कि अर्ध आयु जो है कहीं सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है,
इस फॉर्मूला में कहीं ए यानी कंसंट्रेशन पॉइंट आया है? नहीं आया है। ये तो दर नियतांक है ये। और वहीं पर थोड़ा सा आप देखें जीरो ऑर्डर वाला, जीरो ऑर्डर का, तो वो क्या था? T/2 इज इक्वल टू ए का कंसंट्रेशन अपॉन 2K, ये था पॉइंट। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है? T/2 बराबर 0.693 अपॉन K है, यहां पर क्या है? 2K है, ऊपर ए नोट के जगह पे 0.693 है। तो ये तो सांद्रता है ना, इसमें सांद्रता है नहीं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि उपरोक्त, आप यहां पे थोड़ा सा लिख सकते हैं कि उपरोक्त सूत्र से यह सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आप देखना बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आप नीचे लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं कि उपरोक्त सूत्र से यह सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों ये था प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो पूछता ही है, लेकिन आप नीट का एग्जाम दें या AIEEE का दें, IIT का दें, यहां से निश्चित रूप से बच्चों एक दो प्रश्न रहता है। इसलिए सबसे पहले आप डेरिवेशन को अच्छे से समझें, जहां पर दिक्कत लगे आप जरूर बताएं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक लेक्चर रहेगा। आप तब तक आपके पास जो बुक है उससे क्वेश्चन देखें। थैंक यू बच्चों।